228 फरवरी को हमारी कक्षा 12वीं की भौतिक शास्त्र फिजिक्स का एमपी बोर्ड की वार्षिक परीक्षा होने वाली है। लगातार दोस्तों हम तैयारी करते जा रहे हैं। इस वीडियो में दोस्तों हम कवर करने वाले 2 अंक की वाली अति महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर, ये हमारा पार्ट 2 रहने वाला है। इससे पहले 2 अंक की वाली महत्वपूर्ण प्रश्न का पार्ट 1 आ चुका है, उसमें मैंने आपको क्वेश्चन कवर करा दिए हैं। कुछ और क्वेश्चन रह गए थे 2 नंबर वाले, इस वीडियो में मैं आपको कवर करा दूंगा, तो हमारे क्या 2 नंबर वाले कवर हो जाएंगे। इसके बाद फिर आपको नेक्स्ट वीडियो में 3 अंक की वाले कवर करा दूंगा, आगे 4 अंक की वाले और वस्तुनिष्ठ भी आपको साथ साथ बताते जाऊंगा। ओके, क्रम से वीडियो देखना चाहते हैं, अलग से प्लेलिस्ट भी बना दी है, तो आपको क्या करना है 11th फिजिक्स इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के नाम से प्लेलिस्ट होगी, तो प्लेलिस्ट पे जाकर आप क्रम से वीडियो देखकर आप तैयारी करते जाइएगा। तो आपके कुछ और घंटों की मेहनत आपकी प्रतिशत बढ़ा सकती है। यानी आप अभी जितनी घंटे तैयारी कर रहे हैं, जितनी मेहनत कर रहे हैं, जितने घंटे उस आपको और अगर घंटे आप मेहनत करते हैं, मान लीजिए आप 6 घंटे पढ़ रहे हैं, दिन में 8 घंटे पढ़ रहे हैं, तो आप 10 घंटे पढ़िए, 12 घंटे पढ़िए। जितना ज़्यादा आप पढ़ेंगे, मेहनत करेंगे, उतना ज़्यादा आपके अच्छा स्कोर कर पाएंगे, अच्छी % बना पाएंगे। पहला दोस्तों हमारा क्वेश्चन है, यांत्रिक ऊर्जा संरक्षण का नियम लिखिए। यांत्रिक ऊर्जा संरक्षण के नियम, तो यांत्रिक ऊर्जा संरक्षण के नियम अनुसार यदि निकाय में स्थायी परिवर्तन नहीं होता है तो टक्कर, घर्षण आदि में ऊर्जा क्षय नहीं होती है, तो निकाय की कुल यांत्रिक ऊर्जा सदैव नियत रहती है। तो यांत्रिक ऊर्जा का संरक्षण का नियम समझ गए होंगे। यदि निकाय में स्थायी परिवर्तन नहीं होता है, टक्कर, घर्षण आदि की ऊर्जा क्षय नहीं होती है, तो निकाय की कुल यांत्रिक ऊर्जा क्या होती है, सदैव नियत रहती है। नेक्स्ट है प्रत्याश और अप्रत्याश संकट में अंतर, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है, हाई चांसेस के आने के, तो इसे आपको क्या तैयार करके रखना है। प्रीवियस में कई बार एक क्वेश्चन आ चुका है, प्रत्याश संगठन और अप्रत्याश संगठन अंतर तैयार कर लेते तो आपको इसके बारे में पता चल जाएगा। अगर एग्जाम में आता है प्रत्याश संगठन के किसे कहते हैं उसका उदाहरण दीजिए, तो आपको इतना लिख दीजिएगा। अप्रत्याश संगठन किसे कहते हैं उसका उदाहरण दीजिए, तो आपको इतना लिख देना है। ओके, पिछली वीडियो मैंने आपको बता भी था प्रत्याश संगठन की परिभाषा और उसका उदाहरण, तो यही हमने लिखा था। ओके, तो अंतर याद करने का यही फायदा हो जाता है, दोनों टॉपिक के बारे में पता चल जाता है। प्रत्याश संगठन क्या है, इस संगठन में निकाय का संवेग और गतिज ऊर्जा दोनों संरक्षित रहती है। तो अच्छे से ये पॉइंट आपको तैयार करके रखना है, क्योंकि ऑब्जेक्ट में यहाँ से आपके बनता है। तो प्रत्याश संगठन में संवेग और ऊर्जा दोनों संरक्षित रहती है, जबकि इस अप्रत्याश संगठन में निकाय का संवेग संरक्षित रहता है किंतु गतिज ऊर्जा क्या संरक्षित नहीं होती है। तो ये आपका अप्रत्याश संगठन। प्रत्याश संगठन में स्टील तथा कांच की 2 गोलियों के टक्कर लगभग प्रत्याश होती है, यानी 2 स्टील की गोलियां ले ली जाएं, कांच की 2 गोलियां ले ली जाएं, उनके मध्य जो टक्कर हो रही है वो प्रत्याश संगठन है। अप्रत्याश संगठन में बंदूक से की गोली लकड़ी के ब्लॉक में जाकर के टकराकर धस जाती है, धसकर रह जाती है, तो ये आपका अप्रत्याश संगठन है। क्लियर है। नेक्स्ट, तो यहाँ आपको मैंने याद कर रखना है, प्रत्याश संगठन में निकाय का संवेग और गतिज ऊर्जा दोनों संरक्षित रहते हैं। अप्रत्याश संगठन में निकाय का संवेग संरक्षित रहता है किंतु गतिज ऊर्जा क्या संरक्षित नहीं रहती है। नेक्स्ट, विशिष्ट ऊष्मा की परिभाषा लिखिए। तो किसी वस्तु के पदार्थ की विशिष्ट ऊष्मा उस वस्तु के इकाई द्रव्यमान पर ताप 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा होती है। तो विशिष्ट ऊष्मा क्या है कि विशिष्ट ऊष्मा किसी पदार्थ की विशिष्ट ऊष्मा उस पदार्थ की इकाई द्रव्यमान का ताप 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा होती है। जैसे किसी पदार्थ की आंतरिक ऊर्जा का अर्थ लिखिए। तो आंतरिक ऊर्जा क्या है, तो किसी निकाय का द्वारा कार्य करने की स्वयं की क्षमता को उसकी क्या है आंतरिक ऊर्जा कहते हैं। किसी निकाय, जो भी निकाय है, उसका कार्य करने की जो स्वयं की जो क्षमता होती है उसकी क्या आंतरिक ऊर्जा कहलाती है, तथा यह आंतरिक स्थितिज ऊर्जा एवं आंतरिक गतिज ऊर्जा के योग के क्या बराबर होती है, और आदर्श गैस की आंतरिक ऊर्जा केवल उसके ताप पर क्या निर्भर करती है। नेक्स्ट है स्वांतर कोटि की परिभाषित कीजिए। स्वांतरता कोटि क्या होती है, तो किसी निकाय की स्थिति तथा गति को व्यक्त करने के लिए आवश्यक परस्पर स्वतंत्र निर्देशकों की संख्या को उस निकाय की क्या है स्वांतरता कोटि कहते हैं। आगे नेक्स्ट है ऊर्जा का समविभाजन नियम को समझाइए। प्रीवियस में आ चुका, तैयार करके रखिएगा। वोल्टेज, तो आपका क्या है समविभाजन नियम, तो वोल्टेज मैन की ऊर्जा के समविभाजन नियम के अनुसार तापीय साम्य में किसी ऐसे गतिज निकाय की समस्त गतिज ऊर्जा जो कि बहुत से कणों से मिलकर बना होती है, इन सभी की यह स्वांतता कोटि क्या समान रूप से वितरित होती है। यदि निकाय परम ताप T पर उष्मीय संतुलन में हो तो प्रत्येक की स्वांतता कोटि के लिए माध्य गतिज ऊर्जा क्या होगी 1/2 kT होती है, और जहां वोल्टेज मैन का नियतांक भी आपका दिया हुआ है। अब ये क्वेश्चन थोड़ा क्या है, थोड़ा फैक्ट टाइप की लाइनें हैं, थोड़ा आपको याद करके नहीं रखना पड़ेगा, 1-2 बार लिखकर आपको तैयार करना है। नेक्स्ट, सेकंड लोलक क्या है, इसकी लंबाई कितने सेंटीमीटर होती है, इंपॉर्टेंट है। जिस सरल लोलक का आवर्त काल 2 सेकंड होता है उसे सेकेंडरी लोलक कहते हैं या सेकंड लोलक कहते हैं। याद रखिएगा, ये आपसे ऑब्जेक्ट में पूछा जा सकता है। और इसकी लंबाई कितने सेंटीमीटर होती है, तो वो भी आपको बताया जा रहा है। तो सेकंड लोलक की लंबाई 99.4 सेंटीमीटर होती है। किस प्रकार से निकाली गई वो भी आपको यहाँ दिया हुआ है।
तो ओके, तो अगर डायरेक्ट पूछे जाए तो आपको बता देना 99.4 सेंटीमीटर होती है। बाकी आपका है तैयार करके एक बार रखिए किस तरीके से यहाँ निकाला गया है। जैसे ध्वनि तरंगों के व्यतिकरण से आप क्या समझते हैं, तो व्यतिकरण के आपको बताना है क्या होता है। तो जब लगभग समान आयाम तथा समान आवृत्ति की दो ध्वनि तरंगें माध्यम की एक ही दिशा में तथा एक ही रेखा में चलती हैं, तो उनके अध्यारोपण के माध्यम से भिन्न भिन्न बिंदुओं पर परिणामों का आयाम भिन्न भिन्न होता है। इस घटना को ध्वनि का क्या कहते हैं, व्यतिकरण कहते हैं। तो क्या बताया जा रहा है कि जब लगभग समान आयाम और समान आवृत्ति की दो ध्वनि तरंगें एक ही माध्यम से चल रही, एक ही माध्यम से चल रही और एक ही दिशा में चल रही हैं, जब एक ही माध्यम से निकली हैं, एक ही दिशा में चल रही हैं, ओके, एक रेखा में चलती हैं, तो उनका जब आपस में जब मिलती हैं तो माध्यम के भिन्न भिन्न बिंदुओं पर क्या है, परिणामी की जो आयाम होता है वो भिन्न भिन्न होता है। इस घटना को हम क्या है, ध्वनि का व्यतिकरण कहते हैं। बिंबी समीकरण के दो उपयोग, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। मतलब ये क्वेश्चन ऐसा 100% हम कह सकते हैं, क्योंकि लगातार हर साल ये क्वेश्चन आता है, किसी न किसी सेट में आपका 100% दोस्तों ये क्वेश्चन आपका रखे मिलेगा। बिंबी समीकरण के दो उपयोग लिखिए, 100% कोई ना कोई आपको सेट में देखने को जरूर मिलेगा। बिंबी समीकरण के संबंधित क्वेश्चन आपका रहेगा, तैयार करके रखिएगा। तो बिंबी समीकरण के दो उपयोग क्या है, बिंबीय संतुलन द्वारा किसी समीकरण की सत्यता की जांच करना, इसके साथ ही भौतिक राशियों का पारस्परिक संबंध ज्ञात करना। विस्थापन दूरी में अंतर इंपॉर्टेंट रहने वाला है। विस्थापन दूरी में क्या अंतर होता है, तो विस्थापन है किसी वस्तु की प्रारंभिक तथा अंतिम स्थितियों के बीच की न्यूनतम चली गई दूरी को विस्थापन कहते हैं, जबकि दूरी होती है किसी वस्तु द्वारा तय की गई संपूर्ण मार्ग की लंबाई को दूरी कहते हैं। यानी विस्थापन क्या है, प्रारंभिक तथा अंतिम स्थितियों के बीच की जो न्यूनतम दूरी है वो दूरी विस्थापन है, जबकि जो पूरे मार्ग की जो लंबाई होती है, संपूर्ण मार्ग की लंबाई, किसी वस्तु द्वारा चली गई संपूर्ण मार्ग की जो लंबाई है वो उसकी दूरी कहलाती है। और विस्थापन एक सदिश राशि है और दूरी आपकी एक अदिश राशि है, याद रखिएगा, ऑब्जेक्ट में नॉर्मल पूछ लिया जाता है। नेक्स्ट आपको तय करना है बिंबी विश्लेषण की दो सीमाएं लिखिए। अभी दोस्तों मैंने आपको बिंबी विश्लेषण के दो उपयोग बताए, तो बहुत हाई चांस है कि दोनों में बिंबी विश्लेषण के उपयोग या बिंबी विश्लेषण की सीमा, इन दो में से क्वेश्चन आ सकता है आपके एग्जाम में। अगर अक्सर देखने को मिलता है कि ये दोनों ही क्वेश्चन आ जाते हैं, बिंबी विश्लेषण के उपयोग और अथवा पूछ लिया जाता है बिंबी विश्लेषण की दो सीमाएं। बाकी दोनों में से कोई भी एक आ जाएगा, आपका काम बन जाएगा। हाई चांस रहते हैं आने के, अधिकतम आता है, ये हर बार आया है, इसलिए आपको पढ़ के जरूर रखना है। तो बिंबी विश्लेषण की सीमा क्या है कि इस विधि से बीमाहीन राशि का मान ज्ञात नहीं किया जा सकता है। दूसरा है, इस विधि से त्रिकोणमितीय, लघुगणितीय आदि पदों वाले समीकरण को ज्ञात नहीं किया जा सकता है। ये हो जाती है उसकी सीमाएं। पहला, बीमाहीन राशि का मान ज्ञात नहीं कर सकते हैं, इसके साथ ही त्रिकोणमितीय, लघुगणितीय आदि पदों को समीकरण भी ज्ञात नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे इस बार से दिया हुआ है, इसमें ए मल्टीप्लाई बी हमें बताना, ए डॉट बी बताना और ए मल्टीप्लाई बी बताना है। तो यहाँ क्रम से किया जा रहा है, पहले ए डॉट बी किया गया है, फिर इसके बाद ए मल्टीप्लाई बी आपका निकाला गया, ये ए मल्टीप्लाई बी निकाला गया है और आपका ए डॉट बी आपका निकाला गया है। तो इसे तैयार कर लीजिएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट हमारा किस प्रकार से है। ओके, बाकी आप तो समझ गए होंगे, अगर ए डॉट बी निकालना हो, डॉट वाला हो, तो सीधे सीधे आपका गुणा हो जाता है। जैसे 5 दूनी 10 हो जाता है आपका, ओके, -1 और गुणा 3 आपका -3 हो जाएगा। ऐसे और इसके लास्ट वाला हमें दिया ही नहीं हुआ यहाँ, तो आपका के वाला, ओके। तो बस यही हमारा रहने वाला, 10 - 7 हो जाएगा, 10 - 3 है आपका बच रहा, तो ये आपका 7 निकल आएगा। मल्टीप्लाई में यहाँ देखें तो यहाँ पर तिरछा आपका होता है, ओके। आगे देख लेते हैं, संरक्षी बल और असंरक्षी बल में अंतर, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, ये भी हाई चांसेस के आने के। तो संरक्षी असंरक्षी बल समझ लीजिएगा, ओके। जिस प्रकार से दोस्तों अभी हमने प्रत्यास्थ संघटन अप्रत्यास्थ संघटन को देखा है, इसी बार से संरक्षी बल और असंरक्षी बल भी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। संरक्षी बल क्या है, संरक्षी बल द्वारा किसी कण को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य कण के मार्ग पर निर्भर नहीं करता है, जबकि असंरक्षी बल द्वारा किसी कण को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य कण द्वारा अपनाए गए मार्ग पर निर्भर करता है। इसके यहाँ पर कण के मार्ग पर निर्भर नहीं करता है और कण द्वारा अपनाए गए मार्ग पर निर्भर करता है असंरक्षी बल में। संरक्षी बल द्वारा कण को एक पूर्ण चक्र में ले जाने में किया गया कार्य क्या होता है, शून्य होता है, क्योंकि असंरक्षी बल द्वारा कण को एक पूर्ण चक्र में ले जाने में किया गया कार्य क्या शून्य नहीं होता है, तो ये हो जाता है असंरक्षी बल। नेक्स्ट है सीमांत घर्षण किसे कहते हैं। सीमांत घर्षण क्या होता है, जब एक वस्तु की दूसरी वस्तु के सिर्फ पृष्ठ से पर ठीक गति करने की स्थिति में होती है, तो दोनों वस्तुओं के संपर्क तलों के मध्य कार्य करने वाले अधिकतम घर्षण बल को सीमांत घर्षण कहते हैं। बिल्कुल। जैसे आवेग क्या है और इसका ऐसा मात्रक आपको बताना है, तो बल तथा समय अंतराल के गुणनफल को आवेग कहते हैं और ऐसा मात्रक होता है न्यूटन सेकेंड। ऊर्जा संरक्षण का नियम लिखिए, सभी इंपॉर्टेंट आपके रहने वाले हैं। तो ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत के अनुसार ऊर्जा का विनाश नहीं होता है, ऊर्जा का ना तो उत्पन्न किया जा सकता है न ही नष्ट किया जा सकता है, केवल एक प्रकार की ऊर्जा को दूसरे प्रकार की ऊर्जा में क्या रूपांतरित किया जा सकता है। ब्रह्मांड की समस्त ऊर्जा सदैव नियत रहती है। बिल्कुल सिंपल है, ओके। यहाँ ज़्यादा समझाने की बात नहीं, ये आप नॉर्मल जानते होंगे। जैसे 1 कैलोरी ऊष्मा की परिभाषा दीजिए, तो 1 कैलोरी क्या है, उसका है 1 ग्राम शुद्ध पानी का ताप 14.5 डिग्री सेल्सियस से 15.5 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ाने के लिए
आवश्यक ऊष्मा की मात्रा को हम क्या कहते हैं, 1 कैलोरी कहते हैं। नेक्स्ट है साइकिल में वायु भरते समय पंप गर्म हो जाता है, क्यों? तो क्यों गर्म हो जाता है पंप? क्योंकि वायु भरते समय किसी कार का कुछ भाग पंप एवं बालों द्वारा में घर्षण के कारण ऊष्मा में क्या बदल जाता है। पंप गर्म क्यों हो जाता है? क्योंकि जो वायु का कुछ हिस्सा होता है, वायु का कुछ भाग होता है, वो क्या है, वो पाइप में तो गया है जो अपन पंप से हवा भर रहे हैं। तो पंप होता है लोहे का या उसके साथ बॉल होते हैं, उनके घर्षण के कारण क्या उनमें ऊष्मा बदल जाते हैं, इसलिए वो गर्म हो जाता है। जैसे गैसों के अणुगति सिद्धांत की प्रमुख अपकृतियां बतानी है, प्रीवियस में आ चुका है, तैयार करके रखिएगा। तो क्या है, प्रत्येक गैस के अणु द्रव अति सूक्ष्म ठोस होते हैं, गोले हैं, जो पूर्णतः क्या प्रत्यास्थ तथा वैद्युत उदासीन होते हैं, और इनका आयतन गैस के आयतन के लगभग क्या नगण्य होता है। फिर दो अणुओं के बीच टक्कर पूर्णतः क्या है प्रत्यास्थ होती है, अर्थात अणुओं की टक्कर में गतिज ऊर्जा क्या संरक्षित रहती है। तो ये आपका दिया हुआ है गैसों की गति का सिद्धांत, तैयार करके रखिएगा। चार्ल्स का नियम लिखिए। तो चार्ल्स के नियम अनुसार नियत दाब पर किसी गैस के निश्चित द्रव्यमान का ताप 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने पर इसका आयतन अपने प्रारंभिक आयतन का लगभग 1/273 भाग बढ़ जाता है। ये आपका चार्ल्स का नियम है। अब जैसे नियम वगैरह होते हैं, थोड़ा इनको आपको परफेक्ट तैयार करना डिफिकल्ट भी लगेगा, क्योंकि 1 से 2 लाइन में नियम आपको पूरा बताना है, उसमें डीपली बातें लिखी रहती हैं, तो आपको करना थोड़ा मतलब इतना ज़्यादा आसान नहीं रहेगा याद करना, लिख कर 1-2 बार प्रैक्टिस जरूर करिएगा। तो चार्ल्स का नियम आपको तैयार करके रखना है। आगे देख लेते हैं। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों बता दूं, यदि आप क्या प्रॉपर पीडीएफ मटेरियल प्राप्त करना चाहते हैं, 2 अंकी वाले, 3 अंकी, 4 अंकी वाले महत्व प्रश्नों का, इसके साथ ही ऑब्जेक्टिव प्रश्नोत्तर कवर करना चाहते हैं, तो आप क्या है फिजिक्स कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। प्ले स्टोर से यूनिवर्सिटी क्लासेस का ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा और वहाँ से दोस्तों आपको क्या है फिजिक्स कोर्स ले लीजिएगा। ओके, फिजिक्स कोर्स जब आप लीजिए तो वैसे ही फीस बहुत कम है, और जैसे ही आप फिजिक्स 70 कूपन कोड अप्लाई करेंगे, सीधे दोस्तों आपको 50 रुपये का डिस्काउंट प्राप्त हो जाएगा, यानी नाम मात्र की फीस में कंप्लीट आपको क्या है मटेरियल मिल जाएगा। तो आसानी से आप क्या है इससे तैयारी कर पाएंगे, तैयारी हो जाने के बाद बार बार इसे आपका रिवीजन भी कर पाएंगे, तो अच्छे से आप ओके तैयारी आपकी हो जाएगी, इसलिए आपको कोर्स ज्वाइन करके जरूर रखना है। आगे देख लेते हैं। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऊष्मा चालकता गुणांक को परिभाषित कीजिए। तो ऊष्मा चालकता गुणांक को आपको परिभाषित करना है। तो किसी पदार्थ का ऊष्मा चालकता गुणांक ऊष्मा की वह मात्रा है जो स्थायी अवस्था में उस पदार्थ की 1 मीटर लंबी व 1 मीटर स्क्वायर अनुप्रस्थ क्षेत्रफल की छड़ जिसके दोनों सिरों का तापांतर 1 डिग्री सेल्सियस हो से 1 सेकंड तक प्रवाहित होती है, जबकि ऊष्मा का प्रवाह छड़ के सिरों की लंबत हो। ओके, ऐसा पद्धति में इसका मात्रा क्या है, जूल मीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स होता है। थोड़ा आपको डिफिकल्ट लगेगा ऊष्मा चालकता गुणांक की परिभाषा, लेकिन आप क्या 1-2 बार पढ़ेंगे समझेंगे तो आपका तैयार हो जाएगा। नेक्स्ट, जब हम अपने हाथों को रगड़ते हैं, आपस में रगड़ते हैं तो गर्म हो जाते हैं, परंतु केवल अधिकतम ताप तक क्यों? तो देखिए, जब हम जानते हैं ठंडियों में जब हमें क्या है एकदम ठंड लगती है हाथों में, तो हम क्या है तुरंत इस प्रकार से रगड़ते हैं, ओके, ताकि हमें क्या गर्मी का महसूस हो सके। तो ये क्यों होता है? तो हाथों को रगड़ने में किया गया कार्य उसमें बदल जाता है, हाथों में हम जो रगड़ कर रहे हैं इससे उसमें बदल जाती है, परंतु कुछ देर बाद जब हाथों का ताप एक निश्चित ताप के बराबर हो जाता है, तो जितनी ऊष्मा हाथों को रगड़ने में मिलती है उतनी ही ऊष्मा बाहर वायुमंडल में चली जाती है, तथा हाथों का ताप और अधिक नहीं बढ़ पाता है। मतलब एक जो ताप हाथों का बढ़ता है हमारे एक निश्चित ताप के बराबर हो जाता है। एक निश्चित ताप पर पहुंचने के बाद फिर उसके बाद फिर भी हम रगड़ते रहते हैं, तो जितनी जो ऊष्मा है वो क्या है एक्स्ट्रा ऊष्मा रहेगी, वो क्या है वायुमंडल में चली जाती है, इसलिए ताप हमारा क्या है एक नॉर्मल ही रहता है, ज़्यादा अधिकतम नहीं हो पाता है। कि दाब के नियम को समझाइए। दाब का नियम क्या है? नियत आयतन पर किसी गैस की निश्चित द्रव्यमान का ताप 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने पर या घटाने पर उसका दाब अपने 0 डिग्री सेल्सियस की दाब का 1/273 भाग बढ़ या घट जाता है। जी आपका होता है दाब का नियम। इसके आगे आपका दिया है दाब के नियम के बारे में, तो इसे आपको तुरंत तैयार कर लीजिएगा। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, एवोगैड्रो संख्या किसे कहते हैं? इसका मान कितना होता है? तो किसी पदार्थ के एक मूल में उपस्थित कणों की संख्या को एवोगैड्रो संख्या कहते हैं। इसका मान 6.023 × 10⁻23 होता है। प्रीवियस में आ चुका है एवोगैड्रो संख्या का मान, तैयार करके आपको रखना है। फिर काल्पनिक गति से आप क्या तात्पर्य उदाहरण दीजिए। तो यदि कोई वस्तु आवर्ती गति में एक ही मार्ग पर किसी निश्चित बिंदु के इधर उधर गति करती है तो वस्तु की गति, इस गति को कंपित गति कहते हैं। और ये सरल लोलक की गति का आपकी कंपित गति होती है। लोलक घड़ी ध्रुवों पर ले जाने पर तेज क्यों हो जाती है? तो लोलक घड़ी को ध्रुवों पर ले जाने पर गुरुत्वीय त्वरण जी का मान बढ़ जाता है, जिससे लोलक का आवर्तकाल घट जाता है, अतः लोलक घड़ी क्या तेज हो जाती है। मूल राशियाँ कैसे कहते हैं? तो वे राशियाँ जो एक दूसरे पर निर्भर नहीं रहती हैं मूल राशियाँ कहलाती हैं। मतलब जो किसी पर निर्भर ना हो वो राशियाँ मूल राशियाँ कहलाती हैं। नेक्स्ट है, यदि एक दौड़ता हुआ घोड़ा अचानक रुक जाता है, घुड़सवार आगे की ओर झुक जाता है या गिर जाता है,
तो क्यों, ये मैं आपको पिछली क्वेश्चन में बताया था कि किसके कारण होता है, जड़त्व के कारण होता है। जड़त्व के कारण क्या होता है कि दौड़ते हुए घोड़े में अचानक रुक जाने के कारण जो घुड़सवार का जो शरीर के नीचे का भाग होता है वो विरामावस्था में आ जाता है, जबकि जो जड़त्व के कारण घुड़सवार का जो शरीर का ऊपरी हिस्सा होता है वो गतव्य अवस्था में होता है, यानी गति की अवस्था में होता है। तो जड़त्व का नियम क्या कहता है, यदि कोई वस्तु है तो गति में है तो गतिशील ही रहना चाहेगी, और कोई अगर वस्तु स्थिर है तो वह स्थिर ही रहना चाहती है। ओके, तो जिससे क्या घुड़सवार आगे को गिर जाता है, तो आप जड़त्व के नियम से आपका होता है। नेक्स्ट है प्रत्यास्थता से आप क्या समझते हैं। तो प्रत्यास्थता किसी पदार्थ का वह गुण है जिसके कारण, इंपॉर्टेंट है ये भी आपका, प्रत्यास्थता यानी होता है लास्टिटी। ओके, तो जिसके कारण वह विरूपण बल द्वारा होने वाले परिवर्तन का विरोध करता है, वह बल हटाने जाने पर अपनी पूर्व अवस्था में आ जाता है। जैसे सबसे एग्जाम्पल हो गया आपका रबड़। रबड़ क्या है, रबड़ को हम खींचते हैं। ओके, तो जिससे क्या विरूपण बल लगाने पर परिवर्तन का हमने विरोध करते हैं तथा बल हटाने पर, जैसे आप बल हटाएंगे तो जो रबड़ होती है वो अपने आकार में आ जाती है। जैसे धातु के तार पर लटकाने से उसकी लंबाई बढ़ जाती है, किंतु भार हटा लेने पर उसकी लंबाई क्या पूर्ववत आ जाती है। जैसे ससंजक और असंजक बलों में कुछ समझाना है। तो ससंजक बल क्या है, एक ही पदार्थ के अणुओं के मध्य लगने वाला जो आकर्षण बल होता है उसे ससंजक बल कहते हैं, और विभिन्न पदार्थों के अणुओं के मध्य लगने वाले आकर्षण बल को असंजक बल कहते हैं। कंप्लीट हो जाता है। इस प्रकार दोस्तों मैंने आपको कहा है 2 अंक की वाले संपूर्ण क्वेश्चन आपको कवर करा दी, जितने क्वेश्चन बताएं तैयार कर लीजिएगा। इस प्रकार दोस्तों मैंने आपको 2 अंक की वाले अति महत्वपूर्ण प्रश्न बता दिए हैं। आगे वीडियो में 3 अंक के वाले देखेंगे, जितने क्वेश्चन बताया तैयार करके जरूर कीजिएगा। बाकी प्लेलिस्ट को फॉलो करते जाइए, सभी वीडियो आपको मिलती जाएंगी। वीडियो पसंद भी लाइक करिए, सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। टेलीग्राम चैनल व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, और इसके साथ ही क्या है कोर्स ज्वाइन कर रखिएगा। कंप्लीट पीडीएफ मटेरियल आपको प्राप्त हो जाएगा। कोर्स लेते समय आपको ऐप से कोर्स लेना है तो फिजिक्स 70 कूपन कोड अप्लाई जरूर कर दीजिएगा, इससे 50 रुपये का आपको डिस्काउंट प्राप्त हो जाएगा। कोई दोस्तों डाउट आता है कारण से आप जरूर पूछिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।